नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वेब ऐप और हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी डेमो क्लास रहने वाली है यूपी पुलिस और यूपी पुलिस एसआई के लिए जो एक पोर्शन रहता है रीजनिंग में मेंटल एप्टीट्यूड का, मानसिक अभिरुचि का। तो उसकी क्लास आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये पेड कोर्स है लेकिन डेमो क्लास आज आपको यूट्यूब पर भी मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए और पेड कोर्स के लिए हमारे इस एप्लीकेशन एग्जाम वेब को डाउनलोड करें। वहां से आप यह कोर्स मात्र 19 रुपए में खरीद सकते हैं। तो पहले 10 स्टूडेंट के लिए 19 रुपए का रहेगा और 11 से 20 स्टूडेंट के लिए 29 रुपए का रहेगा। 21 से 50 स्टूडेंट के लिए 39 रुपए का कोर्स रहने वाला है। 20 घंटे में संपूर्ण कोर्स आपको कराया जाएगा। 1000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स और ई बुक भी आपको दी जाएगी और साथ ही साथ में आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। तो इतना सभी आपको अभी और अभी ये 19 रुपए में मिल सकता है। तो एग्जाम वेव ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और वहां से इस कोर्स को परचेज करिए। और इसके साथ में आपको फ्री में क्या मिलने वाला है? देखिए, फ्री में मिलने वाला है आपको यूपी जीके के कंप्लीट वीडियो। तो ये एक वीडियो कोर्स है, ये भी रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है जिसके वीडियो आपको मिल जाएंगे यूपी जीके के। तो देखिए, यूपी जीके, ये जो यूपी जीके का कोर्स है ये आपके सभी एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं यानी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपी पीएससी आरओ की तैयारी कर रहे हो, सभी में आपको ये प्रॉफिट देने वाला है। सभी में इससे क्वेश्चन आएंगे। देखिए, जो आरओ का एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था, इस वाले कोर्स से हमारे टोटल जितने क्वेश्चन यूपी जीके के पूछे गए थे सभी के सभी यहाँ से फंस गए थे। तो देखिएगा, ये जो कोर्स है वो आपको लगभग 30 से अधिक घंटों में, आप कह लीजिए 35 घंटों में ये कोर्स पूरा कराया गया है। जो कि आपके यूपी पुलिस के में अगर देखा जाए तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इतना आप सभी को फ्री में मिल रहा है। आप अगर मेंटल एप्टीट्यूड का कोर्स खरीदते हैं तो उसके साथ में आपको यूपी जीके का कोर्स बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। और वीडियो इसके पढ़ चुके हैं तो आप इसको देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर 7905400740 इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। देखिए, इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें हमने सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर ली थी। तो पाठ्यक्रम में क्या क्या हमने पढ़ना था, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा कर ली थी। और कुछ पीवाईक्यू देखे थे जिसमें हमें पता चला था कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पीवाईक्यू के माध्यम से हमने समझा था कि क्वेश्चन जो, एक चीज ये भी बताई थी कि कौन सा इंपॉर्टेंट ज्यादा टॉपिक है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मैंने शायद उस क्लास में मैंने बताया था कि जनहित से स्टार्ट करेंगे। तो जनहित एक छोटा टॉपिक रहेगा जिसमें हम लगभग 40 मिनट में खत्म कर देंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पुलिस प्रणाली से। जैसा कि ई बुक में भी हमारा पहला जो टॉपिक है वो पुलिस प्रणाली है। तो हमारा जो पहला टॉपिक वो कौन सा रहने वाला है? पुलिस प्रणाली। पुलिस प्रणाली। और कोशिश करेंगे आज इसका थ्योरी पोर्शन पूरा एंड हो जाए और कल हम इसको जो एमसीक्यूज पोर्शन इसका कवर कर लेंगे। तो आप डाल लीजिएगा अध्याय 1 पुलिस प्रणाली। अध्याय 1 पुलिस प्रणाली। देखिए, इस कोर्स को सीरियसली लीजिए क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो भी एग्जाम हुआ था 17 और 18 फरवरी को, इसमें लगभग हर शिफ्ट में 13 क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन की बात कर लें तो 11 से 12 एवरेज क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। तो इसको बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। जितने भी मेंटल एप्टीट्यूड के 13 टॉपिक हैं तो सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए, पुलिस प्रणाली। तो पुलिस प्रणाली का मतलब, हम इसमें पुलिस सिस्टम के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से पुलिस वर्क करती है, कौन किसके ऊपर होता है, मतलब क्या है इसका संरचनात्मक रूप क्या होता है, और पुलिस की परिभाषा, इनके कर्तव्यों, इनके दायित्वों के बारे में समझेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है, पुलिस बल का प्रमुख दायित्व क्या होता है? कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो पुलिस बल, अगर क्वेश्चन पूछा जाए पुलिस बल का प्रमुख क्या है, दायित्व क्या है पुलिस बल का, तो पुलिस बल का दायित्व होता है, पुलिस बल का दायित्व क्या होता है? इनका जो दायित्व होता है वो होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। कानून व्यवस्था को बनाए रखना। कानून व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व किसके पास है? पुलिस बल के पास इसका दायित्व आता है। किसके पास आता है? पुलिस बल के पास। और इसके बाद में इसमें
आपने देखा होगा कि जो पुलिस है वो केवल भारत में ही नहीं, ना कि केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में और बल्कि संपूर्ण विश्व में यह व्यवस्था लागू है। पुलिस व्यवस्था है जो, वो आपको केवल उत्तर प्रदेश या भारत या फिर किसी अन्य राष्ट्रों में नहीं, बल्कि पूरे संपूर्ण विश्व में आपको ये देखने को मिलेगी पुलिस व्यवस्था। तो और हर जगह पर पुलिस बल का क्या काम रहेगा? कानून व्यवस्था को बनाना। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पुलिस बल का क्या काम है? कानून व्यवस्था को बनाना। देखिए, आप एक आरक्षी और आरक्षी की तैयारी, मान लीजिए कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आरक्षी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको हर एक चीज के बारे में समझना होगा। तो क्वेश्चन आपको यहीं से तैयार किया कराए जाते हैं, मतलब आपका जो दायित्व है वो इसी के माध्यम से, मेंटल एप्टीट्यूड के माध्यम से ही तैयार कराया जाता है कि आपके क्या क्या दायित्व होंगे, आपका क्या क्या वर्क होगा, आप किस तरीके से कार्य करेंगे, आप कैसे लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, लोगों के प्रति आपका कैसा व्यवहार होगा। इन सभी चीजों को आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो पुलिस प्रणाली में हम यही सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रत्येक राज्य में आंतरिक कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? चाहे कोई भी राज्य हो। मान लीजिए ये भारत है, भारत मान लीजिए कोई एक भारत है, और भारत का कोई भी राज्य ले लीजिए, भारत का निचला हिस्सा है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये केरल राज्य ले लेते हैं, ये केरल राज्य ले लेते हैं। ये कौन सा राज्य है? केरल है। तो यहाँ पर केरल राज्य में इसके आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था और आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व किसके पास है, या फिर बनाए रखने का जो कार्य है या जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है? वो पुलिस के पास है। किसके पास होती है? पुलिस के पास होती है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं पुलिस बल का और क्या काम होता है? पुलिस बल का काम होता है राज्य की आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना। राज्य की आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना ये किसका कार्य होता है? पुलिस का ही कार्य होता है, आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना। राज्य की आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना ये किसका कार्य है? पुलिस बल का कार्य होता है। इसके बाद में आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था, कुछ हम भारतीय संविधान के इंट्रोडक्शन के बारे में चलते हैं क्योंकि ये समझना जरूरी है। मान लीजिए हम पहले भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो भारतीय संविधान है वो कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कुछ प्रावधान इसी समय लागू कर दिए गए थे, मतलब 16 अनुच्छेद हैं, जो 16 आर्टिकल हैं वो इसी समय लागू कर दिए गए थे। जैसे कि नागरिकता के अधिनियम वगैरह, ये सभी इसी समय लागू कर दिए गए थे। और बचे हुए 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। 26 जनवरी को क्यों इंतजार किया गया 26 जनवरी का? क्योंकि आपको पता होगा 1930 में, यहाँ पर 1930 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो वहां पर स्वतंत्रता की बात कर दी गई थी। तो 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1947 तक भारत ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो 26 जनवरी की याद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। तो हालांकि ये तो एक बेसिक बात हो गई। हम यहाँ पर क्या बात करना चाहते हैं? तो संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। बाद में संशोधन करके इसमें कितनी 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, और इसकी कितनी टोटल अनुसूचियां होंगी? 12 अनुसूचियां हो गई। आज के समय में, वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कौन कौन सी 12 अनुसूचियां हैं, इनके बारे में आप जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइएगा। फिलहाल में हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची है, वो है 7वीं अनुसूची। इस टॉपिक के हिसाब से जो हम पढ़ रहे हैं मेंटल एप्टीट्यूड, उसके हिसाब से भी हम पढ़ेंगे। तो जो आज का टॉपिक है पुलिस प्रणाली, तो इसके हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची है वो कौन सी है? 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? सूची के बारे में दिया गया है। सूची यानी लिस्ट के बारे में दिया गया है। तो कितनी प्रकार के लिस्ट के बारे में दिया गया है? 3 प्रकार की लिस्ट के बारे में दिया गया है। एक तो है केंद्र सूची, एक कौन सी है? केंद्र सूची। और दूसरी है राज्य सूची, राज्य सूची। और तीसरी है समवर्ती सूची। तीसरी कौन सी है? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। देखिए, केंद्र सूची से तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य है
कि केंद्र सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं, केंद्र सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं, 100 विषय आते हैं, तो इन सभी 100 विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का है। कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार का है। इसके बाद में राज्य सूची के अंतर्गत जितने विषय आते हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार का है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार किसका है? इसमें केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र और राज्य दोनों का कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी, दोनों इसमें कानून बना सकते हैं। जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है वो किसमें रखा गया है? राज्य सरकार यानी राज्य सूची में रखा गया है। पुलिस व्यवस्था है वो किसमें रखा गया है? राज्य सूची में रखा गया है। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के राज्य सूची के प्रविष्ट 2 में, प्रविष्ट 2 में पुलिस का उल्लेख किया गया है, और जिसका सीधा सीधा तात्पर्य निकल कर क्या आता है कि पुलिस का प्रशासन एवं पुलिस से संबंधित विधियों को विनिर्मित करना राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य के पास है। तो राज्य के पास अगर कानून बनाने का अधिकार है तो जितनी भी संबंधित पुलिस से संबंधित विधि यानी कानून होंगे और उनको रेगुलेट करने के लिए जो क्षेत्राधिकार होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य के अंतर्गत आएंगे, एक स्टेट के अंतर्गत आएंगे। और राज्य सरकार पुलिस व्यवस्था को लेकर कानून बनाती है और इसको रेगुलेट करती है। तो ये पूरा जो हमारा सोर्स हो गया है वो किससे संबंधित है? संविधान से संबंधित है। और पुलिस की बात जो की गई है वो किसमें? राज्य सूची में की गई है। 7वीं अनुसूची के जो राज्य सूची है, 7वीं अनुसूची के जो लिस्ट नंबर 2 है राज्य सूची, और उस 2 के अंदर भी प्रविष्ट नंबर 2 है, प्रविष्टि 2 है या 2 है, उसमें पुलिस का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में एक चीज और देखिए, एक संविधान संशोधन हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन 1976 के तहत धारा 57 है। क्या है? धारा 57। तो धारा 57 के तहत जो 7वीं अनुसूची है राज्य सूची के प्रविष्टि 2 में संशोधन कर दिया गया था, और उसके अंतर्गत रेलवे पुलिस, यहाँ पर केवल पुलिस व्यवस्था है। और जब 1976 में इसमें संशोधन किया गया, किसमें संशोधन किया गया? 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया 1976 में। और जब संशोधन कर दिया गया तो इसमें रेलवे पुलिस यानी जो आरपीएफ होता है रेलवे पुलिस, और ग्राम पुलिस, होमगार्ड वगैरह जो होते हैं ग्राम पुलिस, और पीआरडी होते हैं जो ग्राम पुलिस, इन दोनों को भी सम्मिलित कर लिया गया था। किनको किनको कर लिया गया था? रेलवे पुलिस को और ग्राम पुलिस को भी सम्मिलित कर लिया गया था 7वीं अनुसूची में। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये बन जाए, क्या जो रेलवे पुलिस या ग्राम पुलिस है वो संविधान की अनुसूची 7 में राज्य सूची के अंतर्गत स्टार्टिंग यानी प्रारंभ से ही सम्मिलित हैं? तो नहीं, प्रारंभ से सम्मिलित नहीं है, बल्कि उन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सम्मिलित किया गया था। पहले केवल पुलिस यानी जो, जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लें तो उत्तर प्रदेश पुलिस ही केवल सम्मिलित थी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या आरपीएफ या रेलवे पुलिस इसमें सम्मिलित नहीं थी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश अगर पुलिस की बात करें, यहां पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस के लिए मेंटल एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं। यूपी पुलिस के लिए क्या पढ़ रहे हैं? मेंटल एप्टीट्यूड, मानसिक अभिरुचि पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे एग्जाम्पल रहेंगे वो उत्तर प्रदेश राज्य को लेकर ही रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य के लिए ही विशेष प्रबंध बनाए गए हैं, और इसी से विशेष प्रबंधों के लिए ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके दायित्व के बारे में समझा जाएगा और पूछा जाएगा कि पुलिस का क्या दायित्व होना चाहिए। तो इन सभी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि केवल भारत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का एक सबसे बड़ा पुलिस बल है, संपूर्ण विश्व का, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस बल है वह संपूर्ण विश्व का एक सबसे बड़ा पुलिस बल है। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने
उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के लिए इनको एक रेगुलेशन नियम जो नियम है वो बनाया है, और इस नियम के तहत पुलिस के अधिकारियों एवं उनके अधीनस्थों के विवरण के साथ उनकी नियुक्ति, कर्तव्य, पदोन्नति यानी मतलब प्रमोशन, स्थानांतरण, ट्रांसफर, निलंबन, दंड प्रशिक्षण आदि के संबंध में व्यापक प्रावधान किया है। ये सभी चीजें आपको याद रखनी होंगी, इतना ज्यादा खास जरूरी नहीं है, इसीलिए मैं आपको लिखा नहीं रहा हूं। चलिए अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों, क्या क्या है, अगर किसी पुलिस अधिकारी की बात की जाए, पुलिस अधिकारी की, कोई भी पुलिस अधिकारी है, कोई भी अधिकारी है पुलिस, तो पुलिस अधिकारी की बात करते हैं, तो यह अपने कर्तव्यों यानी कर्तव्यों और शक्तियों, कर्तव्यों, शक्तियों तथा दायित्वों, तीनों शब्दों को याद रखिएगा। पहला कौन सा है? कर्तव्य, दूसरा शक्ति, तीसरा दायित्व। कर्तव्यों, शक्तियों और दायित्वों को, कर्तव्यों, शक्तियों और दायित्वों का पूर्ण ज्ञान रख सके तथा उन्हें निष्पादन को त्रुटिहीन और विधिक तरीके से पूरा कर सके, इसके लिए उन्हें नियमित रूप से विधि, नियम और विभागीय विनियमों के पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता होती है। और यह पूर्ण ज्ञान आपको अभी से दिया जाता है, जो कि आप मेंटल एप्टीट्यूड यानी मानसिक अभिरुचि, यहाँ पर इंग्लिश में लिख रहे हैं मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि के तहत आपको सिखाया जाता है। तो ये मानसिक अभिरुचि पढ़ना आपको क्यों जरूरी है? क्योंकि आप अपने कर्तव्यों का, अपनी शक्तियों का, अपने दायित्वों का विधिक रूप से निष्पादन कर सकें और उन्हें त्रुटिहीन निष्पादन कर सकें, इसीलिए ये सभी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। और इनको सीखने के लिए आपको आवश्यकता होती है कि आप कोई भी त्रुटि ना करें बाद में, तो इसीलिए अभी से सिखाया जाता है। हालांकि ये एक बेसिक सी बात हो गई क्योंकि आपको पता होगा, लेकिन मेरा काम है बताना, तो मैंने बता दिया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक का। तो टॉपिक में सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? पुलिस का अर्थ एवं परिभाषा। पुलिस का अर्थ एवं परिभाषा, परिभाषा। तो पुलिस का अर्थ एवं परिभाषा, यहां से आज हम पढ़ेंगे। देखिए, पुलिस शब्द है, ये एक अंग्रेजी शब्द है। पुलिस शब्द कैसा है? अंग्रेजी शब्द है। इसके बारे में अभी रुककर चर्चा करेंगे पुलिस शब्द के बारे में। तो पुलिस कैसा शब्द है? ये एक अंग्रेजी शब्द है। और पुलिस शब्द कहाँ से बना है? तो इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसकी उत्पत्ति होती है यूनानी भाषा से। अगर हम यहाँ पर पुलिस शब्द की बात करें तो पुलिस शब्द की उत्पत्ति है, उत्पत्ति वो कहाँ से होती है? उत्पत्ति यूनानी भाषा से होती है, यूनानी भाषा से, यूनानी भाषा से इसकी उत्पत्ति होती है। और यूनानी भाषा में कौन सा शब्द है? पोलिस। कौन सा शब्द है? पोलिस शब्द है, यहां से इसकी उत्पत्ति होती है। अगर पूछ लिया जाए केवल यूनानी भाषा से, नहीं, तो एक भाषा और है, वो कौन सी है? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से भी इसकी उत्पत्ति होती है। और लैटिन भाषा में कौन सा शब्द है? पोलिसिया, पोलिसिया, ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो यहां से इसकी उत्पत्ति होती है। और इनके शब्दकोश के अनुसार इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इनका जो क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है, वो क्या होता है? देखिए, थोड़ा सा हिंदी पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शाब्दिक गलत लिख गया है। शाब्दिक अर्थ होता है, वो क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है नगरपाल या आरक्षी, नगरपाल या आरक्षी, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुलिस और पुलिसिया का। तो यहां से ही
पुलिस शब्द की उत्पत्ति होती है। और नगरपाल या आरक्षी शब्द जो होता है वो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है शांति व्यवस्था और शांति व्यवस्था की स्थापना एवं कानून को लागू करना। शांति व्यवस्था की स्थापना और कानून को लागू करना ही इनका कार्य होता है। अब हम बात करते हैं पुलिस यानी पुलिस की। तो पुलिस शब्द देखिए, पी पी किसके लिए किसको रिप्रेजेंट करता है? पी रिप्रेजेंट करता है पोलाइट को। पी किसको रिप्रेजेंट करता है? पोलाइट यानी विनम्र, यानी क्या है? विनम्र। और इसके बाद में ओ किसको रिप्रेजेंट करता है? ओबीडिएंट को। ओबीडिएंट इसका मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी। इसका मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी। और इसके बाद में एल किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉयल को। एल किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉयल को रिप्रेजेंट करता है। और इसका मतलब क्या होता है? निष्ठावान। इसका मतलब क्या होता है? निष्ठावान। इसके बाद में आई किसको रिप्रेजेंट करता है? आई रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंट को। आई किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटेलिजेंट को। इसका मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। इसका मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। और इसके बाद में सी किसको रिप्रेजेंट करता है? करेजियस को, यानी साहस को, साहसी को। किसको रिप्रेजेंट करता है? साहसी को। और इसके बाद में ई किसको रिप्रेजेंट करता है? इफिशिएंट को। इफिशिएंट को। इफिशिएंट का मतलब क्या होता है? दक्ष। पुलिस का मतलब क्या होता है? विनम्र, विनम्र, आज्ञाकारी, निष्ठावान, बुद्धिमान, साहसी और दक्ष। तो जब भी आप पुलिस में भर्ती होंगे तो आप इन्हीं सब का पालन करेंगे, मतलब आप इसी तरीके से रहेंगे। आप विनम्र भी रहेंगे, आज्ञाकारी भी रहेंगे, अपने जितने भी ऑफिसर होंगे बड़े तो उनके प्रति आज्ञाकारी रहेंगे, निष्ठावान रहेंगे, बुद्धिमान, बुद्धि का प्रयोग करके सभी चीजों को सॉल्व करेंगे, बुद्धिमान रहेंगे, साहसी रहेंगे। कोई भी दिक्कत परिस्थिति, ऐसी कोई परिस्थिति आ रही है जहां पर आपको किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो वहां पर उन परिस्थितियों के हिसाब से आप साहसी रहेंगे और दक्ष रहेंगे। तो ये सभी आपको बनना है। इसके बाद में अगर हम उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपी पुलिस, यूपी पुलिस आप समझिएगा, यूपी पुलिस के फ्लैग की बात करें तो फ्लैग जो होता है वो कैसा होता है? लाल एवं नीला। लाल एवं नीला। लाल व नीला। लाल व एवं नीला उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्वज होता है। और इसके बाद में अगर इसके आदर्श वाक्य की बात की जाए, किसकी बात की जाए? आदर्श वाक्य की बात की जाए, या फिर आप कह लीजिए मोटो। उत्तर प्रदेश पुलिस का मोटो क्या होता है? देखिए क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मोटो क्या है। तो मोटो क्या है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ गुड, कॉमा, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड। इसका मतलब क्या है? अच्छे लोगों का संरक्षण और बुरे लोगों का विध्वंस। मतलब क्या बनता है इसका? अच्छे लोगों का, अच्छे लोगों का संरक्षण और बुरे लोगों का, बुरे लोगों का विध्वंस। ये इसका मोटो है। अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र में कार्य क्षेत्र कार्य रहेगा इसका। और विधिक न्याय क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में ही रहेगा। प्रशासनिक अभिकरण भी कहाँ रहेगा? उत्तर प्रदेश सरकार का ही रहेगा। सामान्य प्रकृति क्या है? कानून का प्रवर्तन, स्थानीय नागरिक पुलिस, ये इसका सामान्य प्रवृत्ति है। और अगर हम बात करें यूपी पुलिस, यूपी पुलिस का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? क्या चीज? हेड क्वार्टर, यानी मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। किस जगह पर है इसका मुख्यालय? इलाहाबाद में है। और हालांकि आपसे पूछेगा तो नहीं, इलाहाबाद में जिस जगह पर मुख्यालय है वो कौन सा है? सरोजनी नायडू मार्ग।
सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद में इसका मुख्यालय है। और इसका जो पिन कोड है सरोजनी नायडू मार्ग जहां पर मुख्यालय है, तो इसका पिन कोड है 211 यानी 211001। 211001 इसका पिन कोड है। ये क्या है? पिन कोड है। पिन कोड है। इसके बाद में ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन, यूपी पुलिस का अगर गठन की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन कब हुआ था, क्या चीज स्टेबलाइजमेंट कब हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1861 में। 1861 में इसका गठन हुआ था। और किसके तहत हुआ था? भारतीय पुलिस अधिनियम के तहत। किसके तहत हुआ था? भारतीय पुलिस अधिनियम। भारतीय पुलिस अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ था। और उत्तर प्रदेश में पुलिस है वो कितने जिलों में है? सभी के सभी जिलों यानी 75 जिलों में है। पुलिस जो कार्य क्षेत्र है पुलिस, वो कितने में है? पुलिस 75 जिलों में है। 75 जिलों में। और इनके जो कितने जोन में विभाजित है, जो पुलिस है वो कितने जोन में विभाजित है? तो वो 8 जोन में विभाजित है। कितने जोन में विभाजित है? 8 जोन में। और इनका जो रेंज है यानी रेंज क्षेत्र है वो कितने हैं? इनकी जो क्षेत्र है वो 18 क्षेत्र हैं। 18 क्षेत्र हैं इनके। चलिए एक बार देखते हैं 8 जोन के बारे में देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। 8 जोन के बारे में चलिए देखते हैं। तो जिसमें जो पहला जोन है वो है लखनऊ। पहला कौन सा है? लखनऊ है। और लखनऊ जो है वो कितने? 2 क्षेत्रों में विभाजित है। लखनऊ कितने क्षेत्रों में विभाजित है? 2 क्षेत्रों में विभाजित है। एक तो स्वयं लखनऊ और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा फैजाबाद। दूसरा कौन सा हो जाएगा? फैजाबाद। और इनके जो जिले रहेंगे तो वो लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, बरेली, खीरी, ये रहेंगे लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत। फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी ये रहेंगे फैजाबाद के अंतर्गत। इतना डीपली पूछेगा नहीं, ये बस आपको बता दे रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। इसके बाद में लखनऊ के बाद में जो दूसरा जोन पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा? बरेली जोन। तो बरेली जोन में कितने क्षेत्र रहेंगे? बरेली जोन में 2 क्षेत्र रहेंगे। एक कौन सा रहेगा? एक रहेगा बरेली। देखिए एक क्षेत्र तो जो जोन है वो स्वयं रहेगा, साथ में दूसरा क्षेत्र या तीसरा क्षेत्र जो भी होगा वही हम अब लिखेंगे। बाकी आप समझ लीजिएगा कि एक क्षेत्र जो वही वाला रहेगा जो जोन है। तो एक बरेली रहेगा, दूसरा कौन सा रहेगा? मुरादाबाद। दूसरा कौन सा रहेगा? मुरादाबाद। इसके बाद में जो तीसरा जोन है वो कौन सा है? मेरठ जोन। मेरठ जोन है। तो मेरठ जोन के अंतर्गत एक तो मेरठ क्षेत्र रहेगा स्वयं और दूसरा रहेगा सहारनपुर। दूसरा कौन सा रहेगा? सहारनपुर। इसके बाद में तीसरा जो चौथा जोन सॉरी वो कौन सा है? आगरा। आगरा जोन है। आगरा जोन आगरा जोन के अंतर्गत एक जिला तो आगरा रहेगा, एक क्षेत्र आगरा रहेगा, दूसरा क्षेत्र अलीगढ़ रहेगा। इसके बाद में पांचवा जोन कौन सा है? कानपुर जोन। कानपुर जोन। तो कानपुर जोन के अंतर्गत एक तो कानपुर स्वयं रहेगा और दूसरा रहेगा झांसी क्षेत्र। दूसरा कौन सा होगा? झांसी। इसके बाद में कानपुर के बाद में इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक तो इलाहाबाद स्वयं रहेगा, दूसरा रहेगा चित्रकूट। चित्रकूट या फिर बांदा। चित्रकूट या बांदा। और इसके बाद में कौन सा आएगा? सातवां है वो आएगा वाराणसी। कौन सा आ जाएगा? वाराणसी। वाराणसी में एक वाराणसी स्वयं रहेगा, दूसरा रहेगा मिर्जापुर। दूसरा कौन सा रहेगा? मिर्जापुर। तीसरा रहेगा आजमगढ़। तीसरा कौन सा रहेगा? आजमगढ़। इसके बाद में
लास्ट कौन सा है? गोरखपुर। लास्ट कौन सा है? गोरखपुर। इसमें आपका एक गोरखपुर स्वयं रहेगा, दूसरा रहेगा बस्ती, और तीसरा रहेगा देवी पाटन। देवी पाटन। तो ये आपके सभी जोन और उनके उनसे संबंधित क्षेत्र हैं, और इनसे संबंधित जिलों के बारे में हालांकि ये विशेष नहीं है तो पूछा नहीं जाएगा। अब इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, किसके बारे में? उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जो भी विंग हैं, जो इकाइयां हैं, वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में भी समझना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी हैं इनके बारे में एक बार आप समझ लीजिए, ये भी बहुत जरूरी है। यहाँ से बाई चांस क्वेश्चन फंस सकता है, आ सकता है। तो इनसे संबंधित जो इकाइयां हैं, जिसमें पहली इकाई कौन सी है? प्रशिक्षण संचालक मंडल। प्रशिक्षण संचालक मंडल। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश पुलिस इकाई से संबंधित नहीं है या संबंधित है? ऑप्शन दे दिए जाएंगे, अगर नहीं होगा तो 3 ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होगा। अगर जो होगा तो 3 गलत होंगे, एक सही होगा। इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन, तो आप उससे समझ जाइएगा। तो प्रशिक्षण संचालक मंडल ये उत्तर प्रदेश पुलिस इकाई के अंतर्गत आती है। इसके बाद में जो दूसरी है, अपराध अन्वेषण विभाग। अपराध अन्वेषण विभाग। देखिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सीआईडी। क्या कहते हैं? सीआईडी। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत आता है। सोनी टेलीविजन वाला सीआईडी नहीं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस वाला सीआईडी है। इसके बाद में विशेष पूछताछ सेल। विशेष पूछताछ सेल। इसके बाद में कौन सा है? विशेष अन्वेषण दल। विशेष अन्वेषण दल। और इसके बाद में कौन सा पड़ेगा? स्पेशल टास्क फोर्स। देखा सुना होगा आपने न्यूज़पेपर में कि जब भी कोई पेपर लीक होता है तो स्पेशल टास्क फोर्स अपने काम पर लग जाती है। तो स्पेशल टास्क फोर्स ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत ही एक इकाई है। इसके बाद में प्रांतीय सशस्त्र पुलिस, यानी पीएसी जिसे कहते हैं, प्रांतीय सशस्त्र पुलिस। प्रांतीय सशस्त्र पुलिस पीएसी कहते हैं। और इसके बाद में कौन सा है? भ्रष्टाचार निवारण संगठन। भ्रष्टाचार निवारण संगठन। निवारण संगठन। पीएसी आ जाएगा तो आप तो लगा ही देंगे तुरंत ऑप्शन। इसके बाद में है मानवाधिकार सेल। मानवाधिकार सेल। मानवाधिकार सेल के बाद में है एटीएस। एटीएस मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, यानी आतंक निरोध दस्त। इसके बाद में एक है गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग। इसके बाद में है आर्थिक अपराध विंग। आर्थिक अपराध विंग। और राजकीय रेलवे पुलिस सॉरी राजकीय रेलवे पुलिस यानी जीआरपी, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस का विभाग है। इसके बाद में पुलिस दूरसंचार। पुलिस दूरसंचार ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस का ही भाग है। फायर पुलिस। फायर पुलिस ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस की एक इकाई में के रूप में जानी जाती है, हालांकि ये हर जगह में ही आपको मिलेगी। इसके बाद में यातायात संचालक मंडल, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको देखने को मिलेगा। रेडियो विभाग, जो अभी हाल ही में भर्ती हुई थी, रेडियो विभाग का पेपर हुआ था, रेडियो विभाग, तो उसमें भी आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में देखने को मिलेगा। और इसके बाद में महिला पुलिस इकाई, ये भी आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो इसमें से कुछ तो आपको ऑलरेडी से पता थे, जो आपको नहीं पता थे वो आप एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो यूपी पुलिस है वो किस प्रकार से अपना क्षेत्रीय अवस्थापना करती है। क्षेत्रीय अवस्थापना से मतलब है कि कौन किस क्षेत्र में, मतलब किस तरीके से वर्क करता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो क्षेत्रीय अवस्थापना है उसके बारे में भी हम एक बार जान लेते हैं।
इसके बारे में जानेंगे, क्षेत्रीय अवस्थापना के बारे में। तो क्षेत्रीय अवस्थापना, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा डीजीपी, जो संपूर्ण यूपी का होगा। किसका होगा? संपूर्ण यूपी का डीजीपी होगा। इसके बाद में एक आपको देखने को मिलेगा आईजीपी, जो आपको सारे जोन में देखने को मिलेगा। जो भी आपको 8 जोन बताए हैं, तो 8 जोनों में एक एक आईजीपी होगा। इसके बाद में आईजीपी के नीचे होता है डिप्टी आईजीपी, डिप्टी आईजीपी होता है। और ये आपको देखने को मिलेगा रेंज में, जो सभी जोन में आपको 2 या 3 रेंज बताए हैं, जिले बताए रेंज में, उन सभी में आपको डिप्टी आईजीपी देखने को मिलेगा। इनके नीचे आपको देखने को मिलेंगे एसएसपी और एसपी। ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? जिलावार, यानी जिले में देखने को मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे एसएसपी और एसपी। इसके बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा? एएसपी, एएसपी देखने को मिलेगा, और डिप्टी एसपी, डीवाईएसपी भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सब डिविजनल, मतलब जिले में भी जो भाग होते हैं कुछ, तो उनमें आपको देखने को मिलेगा एएसपी और डीवाईएसपी। इसके बाद आपको इसके नीचे सर्कल इंस्पेक्टर यानी सीआई देखने को मिलेगा, वो क्षेत्र के तौर पर देखने को मिलेगा। और इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और एएसआई और एएसआई, एएसआई ये देखने को मिलेंगे, जो कि आपको पुलिस स्टेशन में देखने को मिलेंगे। कहां पर देखने को मिलेंगे? पुलिस स्टेशन पर। इनके नीचे कौन होता है? इनके नीचे होता है हेड कांस्टेबल। इनके नीचे कौन होता है? हेड कांस्टेबल। तो ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? ये भी आपको पुलिस स्टेशन पर देखने को मिलेंगे। और एक इनके नीचे जो वर्क करता है वो होता है कांस्टेबल। वो आपको कहां देखने को मिलेंगे? वो भी आपको पुलिस स्टेशन पर देखने को मिलेंगे। तो ये जो रेंज है, ये जो आपका फील्ड स्टेबलाइजमेंट है, क्षेत्रीय अवस्थापना है। क्या है? क्षेत्रीय अवस्थापना, क्षेत्रीय अवस्थापना ये आपको देखने को मिल जाएगी उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले जो होगा वो संपूर्ण यूपी का, संपूर्ण राज्य का डीजीपी होगा। उसके नीचे जो वर्क करेगा आईजीपी, जो जोन में वर्क करेगा, 8 जोन है। और उसके नीचे जो वर्क करेगा डिप्टी आईजीपी, जो कि रेंज में, सॉरी यहाँ पे देखिए रेंज गलत लिख गया, रेंज में वर्क करेगा। और ये कितने रेंज में? 18 रेंज में, 18 क्षेत्र में वर्क करेगा। और एसएसपी और एसपी ये कितने? 75 जिलों में वर्क करेगा। एएसपी, डीवाईएसपी यानी डिप्टी एसपी, ये आपको इनके जिलों के सब डिविजनल, जैसे मान लीजिए एक जिला के कोई 2 सब डिविजनल हैं या 3 सब डिविजनल हैं, इनमें देखने को आपको मिलेंगे। और इसके बाद में सब डिविजनल के बाद में भी एक क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा, जैसे इस थाने के अंतर्गत इतने क्षेत्र आते हैं, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा सर्कल इंस्पेक्टर। सर्कल में मतलब उस क्षेत्र में जो निर्धारित क्षेत्र होगा उसमें देखने को मिलेगा सर्कल इंस्पेक्टर यानी क्षेत्राधिकारी। और इसके बाद में उसके नीचे जो वर्क करेगा वो इंस्पेक्टर और एएसआई और एएसआई होंगे, लगातार ये नीचे होंगे। इंस्पेक्टर होगा, फिर एसआई होगा उसके नीचे, फिर उसके नीचे एएसआई होगा। तो ये आपको पुलिस स्टेशन में देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में हेड कांस्टेबल, जो भी पुलिस स्टेशन में देखने को मिलेगा, कांस्टेबल ये भी पुलिस स्टेशन में देखने को मिलेगा। तो ये क्षेत्रीय अवस्थापना थी पुलिस की। इसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, पुलिस अधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य। जितने भी पुलिस अधिकारी हैं इनको आखिर अपनी शक्तियों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो ई बुक है वो आपको दे दी गई है, वहां पर ये टॉपिक दिया गया है, तो उसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी की शक्तियां शक्तियां एवं कर्तव्य, एवं कर्तव्य। तो पुलिस अधिकारी की शक्तियां एवं कर्तव्य के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां पर एक काम करते हैं, पुलिस अधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य सभी के बारे में लगातार पढ़ लेते हैं एक बार में।
तो जो सबसे पहला होता है वो कौन होता है? पहले नंबर पर कौन आएगा? पुलिस महानिदेशक। कौन आएगा? पुलिस महानिदेशक, जो कि संपूर्ण यूपी में होगा। कौन होगा? संपूर्ण यूपी में। देखिए, महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता है। कैसा होता है? उत्तर प्रदेश पुलिस का ये सर्वोच्च अधिकारी है। तो आप शॉर्ट फॉर्म में नोट भी कर सकते हैं। क्या नोट कर सकते हैं? सर्वोच्च अधिकारी। उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी ये कहाँ कौन होता है? पुलिस महानिदेशक होता है। और यह किसके अंतर्गत आता है? जो इंडियन पुलिस सर्विस यानी यूपीएससी जो कराती है, एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वगैरह चुने जाते हैं, तो उसी के अंतर्गत एक जो पोस्ट होते हैं आईपीएस की, इंडियन पुलिस सर्विस, उसके अंतर्गत, उस सिविल सेवा के अंतर्गत इसमें आपको आईपीएस की भर्ती के माध्यम से पुलिस महानिदेशक आता है। तो हालांकि ऐसा होता है कि डायरेक्ट पुलिस महानिदेशक कोई नहीं बनता उस परीक्षा के दौरान। उसके बाद में एक सर वो चलता है, एक रूटीन चलता है। जैसे मान लीजिए वो जो बनता है वो कौन बनता है? या तो एएसपी डीवाईएसपी बनेगा स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। इसके बाद में हो सकता है डायरेक्ट एसपी भी बन जाए। तो अगर मान लीजिए एसपी बन जाएगा, फिर कुछ समय बाद उसका प्रमोशन होगा तो आईजीपी बनेगा, कुछ समय बाद उसका प्रमोशन होगा फिर आईजीपी जोन वाला बनेगा, इसके बाद में डीजीपी बनेगा, तब जाके मतलब वो पुलिस महानिदेशक बनता है। तो ये आईपीएस के अंतर्गत जो भारतीय पुलिस सेवा होती है उसके अंतर्गत ये चुना जाता है। इसके बाद में इसकी नियुक्ति, अगर नियुक्ति देखिए, हालांकि आते हैं ये लोग कैसे? आईपी यूपीएससी का एग्जाम देकर आते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि इसकी इनकी नियुक्ति है वो कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री, जो भी उस समय के मुख्यमंत्री होंगे वो इनकी नियुक्ति करेंगे। पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री इसकी नियुक्ति करते हैं। और जो पुलिस महानिदेशक होता है वो राज्यपाल का प्रशासनिक सलाहकार भी होता है। क्या होता है? राज्यपाल का यानी गवर्नर का, जो भी उस उत्तर प्रदेश राज्य ले लेते एग्जाम्पल में, उत्तर प्रदेश राज्य के जो गवर्नर होंगे, राज्यपाल का प्रशासनिक सलाहकार कौन होता है? प्रशासनिक सलाहकार पुलिस महानिदेशक होता है। प्रशासनिक सलाहकार। आपको ये क्लियर है? इसके बाद में इनकी शक्तियों और इनके कार्यों के बारे में अगर देखें तो इनकी शक्तियां क्या हैं और इनके कार्य क्या हैं, इनके बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी कुछ चीज़ों के बारे में देखते हैं। जैसे कि महानिदेशक के माध्यम से वे सभी आदेश जारी किए जाते हैं जो पुलिस बल के किसी सदस्य को सपरिषद राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। मान लीजिए राज्यपाल ने कोई भी आदेश जारी किया, राज्यपाल ने इनकी शक्तियों के बारे में, इनके कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। शक्तियां एवं कार्य, या तो डाल लीजिए आप हेडिंग, शक्तियां एवं कार्य। शक्तियां एवं कार्य, ध्यान से सुनिएगा, सुनने में आपको ज्यादा याद होगा। सुनने में जो है आपको वो ज्यादा याद होगा, तो जितना ध्यान से सुनेंगे वो आपके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद का सौदा रहेगा। आपको बहुत ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शक्तियां एवं कार्य हैं, तो मान लीजिए राज्यपाल ने जो भी आदेश जारी किया, राज्यपाल ने आदेश जारी किया और उस आदेश को पुलिस महानिदेशक सपरिषद आदेश जारी करेगा। मतलब सभी लोगों के लिए, जितने भी उसके नीचे अंडर जितने भी वर्क करने वाले अधिकारी होंगे, कांस्टेबल होंगे, सभी के लिए वो आदेश अगर रहेगा तो सभी के लिए आदेश जारी करेगा। तो राज्यपाल द्वारा जारी आदेश, राज्यपाल के द्वारा जारी आदेश, इसको लिखते हैं नहीं, इसको आप केवल समझिए, सुन लीजिएगा। बाकी आपने ई बुक में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें दी गई होंगी। तो महानिदेशक की शक्तियों एवं कार्य में क्या है कि राज्यपाल के द्वारा जो भी आदेश जारी किए जाएंगे वो पुलिस बल के किसी सदस्य को सपरिषद राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं, वो महानिदेशक के माध्यम से ही दिए जाते हैं। तो यानी मतलब क्या कह सकते हैं आप? पुलिस महानिदेशक एक मीडिएटर की तरह वर्क करता है। ये किसकी तरह वर्क करता है? एक मीडिएटर की तरह वर्क करता है। अब मीडिएटर किसका होगा? तो मीडिएटर होगा कार्यपालिका और पुलिस व्यवस्था यानी कानून के प्रति। जैसे कि आप कह लीजिए कि गवर्नर ने कोई भी आदेश जारी किया,
गवर्नर ने। तो गवर्नर किसको कहेगा? इसको कहेगा पुलिस महानिदेशक को। और पुलिस महानिदेशक है वो किसको कहेंगे? वो कहेंगे अन्य पुलिस वालों को, अन्य पुलिस को, पुलिस अधिकारी को, अन्य पुलिस अधिकारी को कहेंगे। तो इसीलिए क्या है, एक मीडिएटर की तरह वर्क करता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में इसकी दूसरा कार्य और शक्ति क्या है? तो दूसरी कार्य और शक्ति है इसकी, इसके माध्यम से कोई भी पुलिस अधिकारी सप्रशत राज्यपाल से पत्र व्यवहार नहीं कर सकता है जब तक कि उसे नियम द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत ना किया जाएगा। क्या किया जाए? अगर विशेष रूप से प्राधिकृत नहीं किया गया है तो कोई भी पुलिस अधिकारी राज्यपाल से पत्र व्यवहार नहीं कर सकता है, केवल पुलिस महानिदेशक के अलावा। इसके बाद में प्रशासन के सामान्य मामलों में महानिदेशक का संबंध केवल राजपत्रित अधिकारियों से है। किसके अधिकारियों से? राजपत्रित अधिकारियों से होता है। अब देखिए इसका काम क्या होता है। तो इसका जो दायित्व होता है वो प्रत्यायोजन, कतिपय नगरों तथा थानों में निरीक्षकों की तैनाती, स्थानांतरण, अवकाश की स्वीकृति, इनकी जो कार्य क्या क्या होते हैं, जैसे अवकाश की स्वीकृति, अवकाश की स्वीकृति, मान लीजिए आईजीपी अगर अवकाश लेना चाहें तो वो किसको देंगे? पुलिस महानिदेशक को एक लेटर टाइप करके देंगे और वो अवकाश की स्वीकृति करेंगे। इसके बाद में नियुक्ति, सॉरी, निरीक्षण, निरीक्षण कर लीजिए, निरीक्षण जो भी महानगर होंगे उनका निरीक्षण कर सकता है। इसके बाद में जितने भी अधिकारी होंगे उनका स्थानांतरण यानी ट्रांसफर कर सकता है, प्रमोशन, पदोन्नति कर सकता है। ये सभी चीजें इसके पास रहती हैं। अब यहाँ पर इसके बाद हम कुछ अन्य चीजों को देख लेते हैं। कुछ अन्य चीजों को कैसे देख लेते हैं? देखिए, महानिदेशक स्तर के जो पुलिस महानिदेशक है, पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी, ऐसे तो अधिकारी करीबन 20-25 हैं, या 20 माने 20 हैं अधिकारी लगभग लगभग। तो इन अधिकारियों को अगर सभी की लिस्ट याद करेंगे तो आपको याद नहीं होगा। अगर सभी की लिस्ट याद करेंगे तो आपको याद नहीं होगा। जैसे कि नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड, पुलिस आवास विभाग, अपराध अनुसंधान, सतर्कता प्रशिक्षण, पुलिस अकादमी, दूरसंचार, विशेष जांच विभाग, अभिसूचना एवं सुरक्षा, नेपाल सीमा पुलिस, उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पुलिस हो गया, भ्रष्टाचार निवारण संगठन हो गया, अभियोजन हो गया, पीएसी हो गया, आर्थिक अपराध शाखा हो गई, पुलिस मुख्यालय हो गया, मानवाधिकार हो गया, प्रशिक्षण विभाग हो गया, अपराध एवं कानून विभाग हो गया, कार्मिक विभाग हो गया, रेलवे पुलिस विभाग हो गया, प्रांतीय सशस्त्र बल हो गया, अग्निशमन यंत्र हो गया। इन सभी चीजों के लिए जो कौन कौन से जिले में, मतलब क्या क्या इनके मुख्यालय कौन कौन से जिले में है, उन सभी को देख लेते हैं। देखिए सभी आप याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादातर क्या पूछा जाएगा? मुख्यालय पूछा जाएगा। जैसे कि कार्मिक विभाग, इनका जो महानिदेशक है, अपर पुलिस महानिदेशक है, इसका अधिकारी होगा, बड़ा अधिकारी होगा, मतलब एक तरीके से जो हाईएस्ट रैंक पर होगा वो कौन होगा? अपर पुलिस महानिदेशक। सभी का कौन होगा? अपर पुलिस महानिदेशक। जितने भी मैंने अभी आपको काउंट कराए हैं अधिकारियों के विभाग के बारे में, तो उनका सबका जो अधिकारी पद होगा वो क्या होगा? अपर पुलिस अधिकारी होगा। महानिदेशक क्या क्या होगा? अपर पुलिस अधिकारी। सभी का अपर पुलिस अधिकारी, ये चीज आपको याद रखनी होगी बस। इसके बाद में सभी के जितने भी अपर पुलिस अधिकारी के अंतर्गत जितने भी विभाग आएंगे, जितने भी विभाग आएंगे, सभी के आपको जो जिला देखने को मिलेगा, सभी विभाग का जिला, सभी विभाग का जिला, वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा? लखनऊ देखने को मिलेगा। कौन सा? लखनऊ। लेकिन इसमें आपको 3 बस याद करने हैं। 3 कौन कौन से याद करने हैं? बस वही याद कर लीजिए। एक तो है पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,
और दूसरा कौन सा है? पुलिस अकादमी। पुलिस अकादमी। और तीसरा कौन सा है? पुलिस मुख्यालय। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, बताइएगा जल्दी से कमेंट करके, पुलिस मुख्यालय कहाँ पर बताया था। देखिए, जो पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय है, यह कहाँ पर होगा? आपको सीतापुर में देखने को मिलेगा। इसका मुख्यालय या फिर इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा? सीतापुर में। और जो पुलिस अकादमी है ये कहाँ पर देखने को मिलेगी? आपको मुरादाबाद में। मुरादाबाद में। और इसके बाद पुलिस मुख्यालय ये आपको इलाहाबाद में, सरोजिनी नायडू मार्ग, याद है ना आपको? इलाहाबाद। ये 3 याद कर लीजिए। बाकी जितने भी होंगे, बाकी सभी के क्या होंगे, कहाँ होंगे? लखनऊ होंगे। बस आपको ये 3 जो अपवाद के तौर पर कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, ये 3 आपको याद करने हैं। बाकी सभी के जिले कौन से होंगे? लखनऊ होंगे। चाहे वो अपराध एवं कानून व्यवस्था विभाग हो, कार्मिक विभाग हो, रेलवे पुलिस विभाग हो, प्रांतीय सशस्त्र बल हो, अग्निशमन सेवाएं से संबंधित विभाग हो, भ्रष्टाचार निवारण संगठन हो, उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पुलिस विभाग हो, ये सभी आपको लखनऊ जिला के अंतर्गत इनके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। सिर्फ 3 को छोड़कर, एक पुलिस मुख्यालय जो कि इलाहाबाद में है, पुलिस अकादमी जो कि मुरादाबाद में है, और पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय जो कि सीतापुर में है। ये आपको कहाँ पर? अन्य अन्य जिलों में देखने को मिलेंगे, सीतापुर, मुरादाबाद और इलाहाबाद देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जो जोनल इंस्पेक्टर जनरल होता है, यानी क्षेत्रीय पुलिस महानिदेशक होता है, महानिरीक्षक होता है, उसके बारे में, उसकी कार्य और उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद में कुछ बचेंगे, उप महानिरीक्षक बचेगा, महानिरीक्षक बचेगा, पुलिस अधीक्षक बचेगा, और सहायक या उप अधीक्षक पुलिस बचेंगे। इसके बाद में क्षेत्र निरीक्षक और उप निरीक्षक, अधीनस्थ उप निरीक्षक बचेंगे, और प्रधान कांस्टेबल जो कि थाने का मुहर्रिर होता है वो, और इसके बाद में कांस्टेबल यानी आरक्षी बचेगा। तो इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं जल्दी से जल्दी। तो हालांकि आप एक काम करिएगा कि अपनी ई बुक की मदद लेकर इनके बारे में जल्दी से जल्दी पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आप ई बुक की मदद से पढ़िएगा जरूर इसको। तो आप टॉपिक नोट करेंगे किसके किसके बारे में? क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक के बारे में, इनके कार्य और इनकी शक्तियों के बारे में बस एक एक दो दो पॉइंट पढ़ लीजिएगा। लगभग लगभग सभी के कार्य और शक्तियां समान होंगी। बस आपको कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल और एएसआई और एएसआई में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, डायरी को लेकर, एफआईआर को लेकर और रजिस्टर को लेकर। तो किनके पास कौन सा अधिकार है, बस उस चीज को समझने का प्रयत्न करिएगा। उस चीज को जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तब आपको आसानी रहेगी। चलिए अब हम पीडीएफ की मदद से पढ़ते हैं, आगे का जो पोर्शन रहेगा वो पीडीएफ की मदद से देखते हैं। हालांकि पहले हम देखते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक के बारे में देखना है, महानिरीक्षक, इसके बारे में आपको देखना है। इसके बाद में उप महानिरीक्षक के बारे में देखना है, डीआईजी के बारे में, उप महानिरीक्षक के बारे में देखना है, उप महानिरीक्षक के बारे में देखना है, इनके कार्य और इनकी शक्तियों के बारे में देखना है। और उप महानिरीक्षक के बाद में जो रेलवे पुलिस का जो महानिरीक्षक होता है उसके बारे में देखना है, और पुलिस अधीक्षक के बारे में देखना है। किसके बारे में देखना है? पुलिस अधीक्षक के बारे में। और पुलिस अधीक्षक के बाद में आपको सहायक या उप अधीक्षक, सहायक अधीक्षक के बारे में देखना है, सहायक पुलिस अधीक्षक के बारे में आपको देखना है। और इसके बाद में आपको देखना है क्षेत्र निरीक्षक के बारे में, यानी सर्कल इंस्पेक्टर के बारे में, निरीक्षक के बारे में, सर्कल इंस्पेक्टर के बारे में, सीआई के बारे में देखना है। और इसके बाद में आपको उप निरीक्षक के बारे में देखना है। उप निरीक्षक यानी कौन? एएसआई, सब इंस्पेक्टर। और अधीनस्थ उप निरीक्षक यानी एएसआई, अधीनस्थ उप निरीक्षक यानी एएसआई के बारे में देखना है। और जो बचेगा इसके बाद में आपको हेड कांस्टेबल के बारे में देखना है, हेड कांस्टेबल। और हेड कांस्टेबल के बाद में आपको
कांस्टेबल के बारे में देखना है, और इसके बाद आपका ये जो पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रणाली टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। इनको हम पीडीएफ की मदद से देखते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ज्यादा खास नहीं है जो आपको पढ़ाया समझाया जा सके, जिसमें आपको हेड कांस्टेबल और उप निरीक्षक और क्षेत्र निरीक्षक यहाँ से बाई चांस क्वेश्चन बन सकता है, जो कि हम क्वेश्चन की मदद से पूरा कर लेंगे, उसको समझ लेंगे अच्छे से कि कौन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि इतना खास नहीं है कि क्वेश्चन बन ही जाए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा हल्का टॉपिक है। जहां से क्वेश्चन बनेंगे पहली क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर बन सकते हैं। फिलहाल में हम देखते हैं पीडीएफ की मदद से। चलिए पीडीएफ की मदद से देखते हैं। तो पुलिस महानिदेशक के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब हम देखते हैं क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक के बारे में, जहां से मैंने बताया था कि इन सभी के बारे में देखना है। ठीक है, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक। तो ये जो क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक होता है, अपने अधीनस्थ क्षेत्रों के प्रभारी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? पर्यवेक्षण अधिकारी होते हैं, तथा अपने अपने क्षेत्रों में उप महानिरीक्षकों को यथायोचित मार्गदर्शन करते हैं। और इनके जो कार्य हैं वो किस प्रकार से हैं? क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक अपने अधीनस्थ परिक्षेत्रों के अराजपत्रित अधिकारियों का स्थानांतरण करते हैं। क्या करते हैं? अराजपत्रित अधिकारियों के स्थानांतरण, यानी कह सकते हैं ट्रांसफर करता है। और साथ ही साथ में अपने अधीनस्थ परिक्षेत्रों को नियुक्त कर्मचारियों के प्रतिवेदन, अपीलों, पुनरीक्षण, याचिकाओं आदि का निस्तारण करते हैं। तो ये बस इतना इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना ही देखना है। इसके बाद में एक पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ऐसे अन्य कार्य जो शासन या पुलिस महानिरीक्षक द्वारा समय समय पर उन्हें सौंपे जाते हैं, वो भी कौन करते हैं? क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक करता है। अगर महानिरीक्षक कोई भी कार्य सौंप रहा है तो वो अपने नीचे वाले से सौंपेगा, और भले ही ये जो है वो किसको, अपने नीचे वाले को सौंप दे। तो ये सब कार्य होते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं उप महानिरीक्षक के बारे में, जो कि डिप्टी इंस्पेक्टर होता है। तो देखिए ये क्या है, ये विशेष तौर पर ऐसी सभी समस्याओं से संबंधित जो कि आपने देखा होगा कि धारा 100 संख्या 100 प्रारूप संख्या 138 में डकैती, हत्या, लूट, विष देना, प्रकीर्णन आदि मामलों का जो भी रजिस्टर रखना है, और अपराध की परीक्षक रिपोर्ट, पाक्षिक रिपोर्ट महानिरीक्षक को पेश करना किसका कार्य होता है? वो उप महानिरीक्षक का होता है। तो आपको केवल ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है कि डकैती, हत्या, लूट, विष देने, प्रकीर्णन इन सभी मामलों का रजिस्टर रखना, और अपराध की पाक्षिक रिपोर्ट महानिरीक्षक को पेश करना किसका कार्य है? उप महानिरीक्षक का कार्य है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी डीआईजी का कार्य है। जिससे उसके क्षेत्र में संबंधित कोई ऐसा मामला शामिल होगा जिसके बारे में वह समझता है कि इसकी सूचना महानिरीक्षक को दी जानी चाहिए, तो वो यह सूचना महानिरीक्षक को सौंपेगा। तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना। इसी के अंतर्गत आता महानिरीक्षक, जो कि राजकीय रेलवे पुलिस का होता है। और इसका क्या कार्य होता है कि रेलवे पुलिस का भार साधक महानिरीक्षक होता है, और महानिरीक्षक के सहायक को अपने रेलवे पुलिस अनुभाग के संबंध में क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक की शक्तियां, कर्तव्य और उत्तरदायित्व हैं। इसमें निरीक्षक या उप निरीक्षक की बर्खास्तगी की शक्ति शामिल नहीं है, यानी उप निरीक्षक और निरीक्षक को बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी कर्तव्य और दायित्व महानिरीक्षक के जैसे ही रहेंगे। इसके बाद में पुलिस अधीक्षक आता है, यानी जो एसपी है, एसपी आता है, एसपी पुलिस अधीक्षक। यह जिले में पुलिस बल का प्रमुख होता है, और पुलिस दक्षता एवं अनुशासन के लिए पुलिस कर्तव्यों के समुचित पालन के लिए उत्तरदायी होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। इसके बाद में पुलिस अधीक्षक वर्ष में एक बार यदि संभव हो, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करिए। इसको क्या करेंगे? स्टार मार्क करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसका प्रिंट निकलवा लीजिए। पीडीएफ का ऑप्शन, डाउनलोड करने का ऑप्शन खोल दिया गया है, ओपन कर दिया गया है, तो आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और अपने स्टोरेज में भी सेव कर सकते हैं। तो पुलिस अधीक्षक वर्ष में एक बार, लेकिन क्या पॉइंट है? यदि संभव हो ज्ञापन के अनुसार जिला मुख्यालय के प्रत्येक थाने का पूर्ण निरीक्षण करेगा। जितने भी जो जिला मुख्यालय के जितने भी थाने होंगे उनका सभी का पूर्ण निरीक्षण करेगा, अगर यदि उसके पास मतलब टाइम हुआ, अगर यदि संभव हो एक वर्ष में। परंतु किसी मामले में प्रत्येक 3 वर्ष में, देखिए एक वर्ष में अगर यदि संभव हो तो करेगा, लेकिन 3 वर्षों में तो एक बार, कम से कम एक बार उसे ये काम करना आवश्यक ही है, उसे करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ट्रैप किया जा सकता है,
तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टेटमेंट है इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। कहना क्या चाहता है, जो एसपी साहब होंगे, जो भी जिला का एसपी होगा, मान लीजिए जो भी एसपी है, वो अगर उसके पास टाइम है तो संभव है यदि, तो एक वर्ष में, एक ईयर में वह जितने भी जिला में पुलिस थाने पड़ते हैं उनका सभी का निरीक्षण कर सकता है, उनका सभी का इंस्पेक्शन कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है। यदि संभव हो एक वर्ष में तो कर सकता है, अन्यथा 3 वर्ष की अवधि के दौरान, यानी 3 वर्ष की अवधि के दौरान उसे निरीक्षण करना ही करना पड़ेगा। उसके पास ये बाध्य हो जाएगा, उसके लिए ये बाध्य हो जाएगा कि 3 वर्ष में तो करना ही करना है। यदि हर वर्ष कर लो तो अच्छा है, सोने पे सुहागा है, बात ये आ जाती है। इसके बाद में सहायक उप अधीक्षक पुलिस, यानी जो एएसपी होगा या डीवाईएसपी होगा, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये अधीक्षक के कार्यों में से किसी कार्य का निर्वहन कर सकेंगे, वे जांच एवं अनुशंसा कर सकेंगे, अंतिम आदेश पारित नहीं कर सकते, अंतिम आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। वे वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, एसपी का इंतजार करेंगे, अपने ऊपर के अधिकारियों का इंतजार करेंगे। तो ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजर्व निरीक्षक एवं रिजर्व उप निरीक्षक, जो कि रिजर्व पुलिस लाइंस में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर अवस्थित होता है, जिसका भार साधक अधिकारी रिजर्व निरीक्षक होता है। उसका कर्तव्य क्या है कि रिजर्व पुलिस लाइन का निरीक्षण करे तथा यह देखे कि कमान के अधिकारी अपने कर्तव्य से पूर्णतः परिचित हैं कि नहीं है। तो ये सब देखना रिजर्व निरीक्षक या रिजर्व उप निरीक्षक का कार्य होता है। रिजर्व निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइंस के में कपड़ों, साजो सामान, आयुध, तंबू, भंडार गृह की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए और उनके लिए रखे गए रजिस्टरों की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। इसके बाद में जितने भी रिजर्व पुलिस लाइन में जितने भी कर्मचारी तैनात होते हैं उनकी दैनिक अटेंडेंस या दैनिक हाजिरी लगवाए और सभी जवान अपना कर्तव्य निर्वाह ठीक से करें, इसको भी यह सुनिश्चित करता है। तो ये चीज भी याद रखिएगा। इसके बाद में सर्कल इंस्पेक्टर, जो कि यहाँ से आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर आपके पास टाइम हो, यदि संभव हो, आपके लिए भी यही शब्द यूज कर रहे हैं, यदि संभव हो तो आप इसके प्रत्येक स्टेटमेंट को, सभी स्टेटमेंट को एक बार ध्यान पूर्वक एक बार रीडिंग मार लें जल्दी से, मोटे मोटे तौर पर। देखिए, क्षेत्र निरीक्षक का मुख्य कार्य अपराध का अन्वेषण तथा निवारण का पर्यवेक्षण करना होता है और यह वह पुलिस क्षेत्रों में निवारक एवं खोज कार्य में समन्वय स्थापित करता है। इस कार्य हेतु वह अन्य क्षेत्र निरीक्षकों से सहयोग स्थापित करता है। वह यह भी देखता है कि पुलिस तथा विशिष्ट रूप से उसके अधीनस्थ थानाध्यक्ष अपने कार्यों का निर्वहन ईमानदारी तथा दक्षता से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सभी इसका काम दिखता है। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला स्टेटमेंट लगभग आप अपने माइंड से सोच कर सकते हैं कि हाँ ये कार्य हो सकते हैं, ये कार्य सर्कल इंस्पेक्टर के हो सकते हैं कि अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य करने चाहिए। सर्कल में जो भी थाने आते, चौकी आती है, पुलिस चौकी आती है, उसमें काम सही से हो रहा है, उनका निरीक्षण करना वगैरह वगैरह इत्यादि काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जितने ऊपर के जो भी अधिकारी होते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो हर जगह जाकर इतना निरीक्षण करें, इतना इंस्पेक्शन करें। तो वो अपने नीचे वाले अधिकारी को, जैसे एसपी या एएसपी बोलेगा एएसपी को, एएसपी बोलेगा सर्कल इंस्पेक्टर को, तो ये सभी क्या है, इस तरीके से चलता रहता है। तो सर्कल इंस्पेक्टर क्या है, सर्कल इंस्पेक्टर के पास मजबूरी बन जाती है कि उसको जाके अपने थाने के सभी जगह पर देखना पड़ेगा। अब सर्कल इंस्पेक्टर एसआई को नहीं बोलेगा, क्योंकि एसआई जो होता है वो किसी एक पुलिस स्टेशन का मेन होता है। एसआई और एएसआई एक पुलिस स्टेशन का मेन होता है। इंस्पेक्टर हो या एसआई हो या एएसआई हो, वो किसी भी एक पुलिस स्टेशन में मेन होता है। तो ये सर्कल इंस्पेक्टर का एक दायित्व बन जाता है कि उसको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ में अपराध रजिस्टर रखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अपराध रजिस्टर रखता है। ये इंपॉर्टेंट है, अपराध रजिस्टर रखता है सर्कल इंस्पेक्टर, अपराध रजिस्टर रखता है और अधीनस्थ थानों से संज्ञेय अपराधों की सभी एफआईआर की प्रतिलिपियां सीधे प्राप्त कर सकता है। मतलब कोई रोक टोक नहीं है। अगर ये कह दे कि इस थाने में जितनी भी एफआईआर हुई है सभी प्रतिलिपियां मुझे चाहिए, और वो देखेगा कि इसमें किस किस रूप में एफआईआर हुई हैं, अब क्या क्या एफआईआर हुई हैं, उन सभी चीजों को देखेगा और फिर जोड़ डालेगा कि आखिर यहाँ पर इतने अपराध क्यों हो रहे हैं, ये अपराध क्यों हो रहे हैं इतने ज्यादा, इनके ऊपर काम करेगा वो। तो इसीलिए एफआईआर प्रतिलिपियां कभी भी प्राप्त कर सकता है।
वह वर्ष में एक बार अपने क्षेत्र के प्रत्येक थाने का निरीक्षण करेगा। इसके लिए ये कंपलसरी होगा, उसे एक वर्ष में प्रत्येक थाने का निरीक्षण करना ही पड़ेगा। जब कभी वह अन्वेषण में उपस्थित रहता है, वह न केवल अपनी उपस्थिति के समय के लिए केस डायरी पर हस्ताक्षर करेगा, बल्कि उसमें ब्यौरेवार उन सभी अनुदेशों को भी अभिलिखित करेगा जिसे वह मामले के भविष्य में संचालन के संबंध में अन्वेषण अधिकारी को देना आवश्यक समझे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में ये वाला इतना ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप मत पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में इनके कार्यों को देख लीजिएगा। तो कार्य लगभग लगभग वही है जो आपको पता होगा कि प्रत्येक घटना के बारे में सूचित करना, असंतोष के कारण उपजी भावनाओं तथा आंदोलन, आतंक और अफवाह की रिपोर्ट जिससे अशांति उत्पन्न हो, इनको रोकना, ये सभी इनके कार्य हैं। इसके साथ ही साथ में जो अभिलिखित करना, गोपनीय पुस्तिका रखना, उसे अधीक्षक के ज्ञान में लाना, जो भी मामले वगैरह टिप्पणियां चल रही हैं, जो भी मामले चल रहे क्षेत्र में, उनको अधीक्षक के सामने यानी अधीक्षक के ज्ञान में लाना। आयुध व तथा विस्फोटक अधिनियम के तहत अनुज्ञापित दुकानों का निरीक्षण करना। अधीक्षक को अपने क्षेत्र के अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के आचरण एवं कार्यशैली की सूचना देना। इसके बाद में आता है उप निरीक्षक तथा अधीनस्थ उप निरीक्षक, एसआई और एएसआई आते हैं। उप निरीक्षक थाने का भार साधक होता है, जैसा कि पहले आपको बताया है, और पुलिस व्यवस्था का संचालन करता है और अपने अधीनस्थ के कर्तव्यों के समुचित क्रियान्वयन तथा उनके उनके द्वारा तैयार किए गए सभी रजिस्टरों, अभिलेखों, विवरणों और रिपोर्टों की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी होता है? इनके सबके लिए कौन उत्तरदायी होता है? एसआई उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी होता है? एसआई उत्तरदायी होता है। थाने में जितने भी सामान है, जैसे कि अग्नि आयुध, उनके संगीनों, कारतूस के थैले तथा भंडार सहित और अन्य सभी हथियार अपने व्यक्तिगत प्रभार में रखता है। किसके? अपने व्यक्तिगत प्रभार में रखता है, मतलब उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन सभी की सुरक्षा करना, इन सभी की देखरेख करना। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने व्यक्तिगत प्रभार में रखता है ये सभी चीजें। तो ये सभी चीजें आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा इनको। थाने का द्वितीय अधिकारी होता है एएसआई, अधीनस्थ उप निरीक्षक होता है। वह प्रतिदिन प्रातःकालीन परेड की व्यवस्था करता है। भार साधक अधिकारी को अधीनस्थ द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में सभी व्यतिक्रमों या लोप की रिपोर्ट करता है और भार साधक अधिकारी द्वारा उसे सौंपे गए मामलों को अन्वेषण कर अपनी अन्वेषण रिपोर्ट अपने अधिकारी को सौंपता है। तो ये सभी चीज किसके हैं? अधीनस्थ उप निरीक्षक के होते हैं। इसके बाद में हेड कांस्टेबल के बारे में देखेंगे। तो हेड कांस्टेबल का है थाने का मुहर्रिर, थाने का अभिलेखपाल, कार्यालय लिपिक तथा लेखा परीक्षक प्रधान कांस्टेबल होता है। जब प्रधान कांस्टेबल थाने का भार साधक होता है तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता धारा 157 के तहत अन्वेषण करना है, तो वह अपना कर्तव्य थाना छोड़ने की स्थिति में अपना प्रभार अगले वरिष्ठ प्रधान कांस्टेबल को सौंपता है। ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा 157 में क्या कहा गया है कि हेड कांस्टेबल, जब भी हेड कांस्टेबल की ड्यूटी होगी और जब वह अपनी ड्यूटी से जाकर मतलब रेस्ट पर जाएगा या फिर वैसे, हालांकि जो पुलिस की ड्यूटी होती है वो एक तरीके से 24/7 होती है, लेकिन जब कभी वो रेस्ट, आखिर इंसान है, ह्यूमन लाइफ है, तो ह्यूमन लाइफ में क्या है, सोना तो जरूरी है। आप देखा होगा कि बिना पानी या बिना खाए तो आप काफी दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना सोए आपकी जो बॉडी है वो एक तरीके से आपकी जो बॉडी है वो कंप्लीट डिहाइड्रेट हो जाएगी, और या फिर कह लीजिए आपकी बॉडी बिल्कुल काम करना बंद कर देगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नजर आएगी, नींद। तो ये एक कॉमन सी बात है कि जनरल जो ह्यूमन का नेचर है वो सभी इसमें आ जाता है। इसके बाद में साथ ही साथ में ये क्या है, जैसे ही मान लीजिए रेस्ट पर जा रहा तो अपने साथ के दूसरे हेड कांस्टेबल को सारे कार्यभार सौंप देता है, अपने द्वारा ही सौंप देता है। तो ये सभी इसके कार्य होते हैं। इसके बाद में जनरल डायरी में अपराध प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट एफआईआर कॉपी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो ये लिखना भी इसका कार्य होता है। रिकॉर्ड रोकड़ पुस्तिका, अन्य लेखा पुस्तिका को रखना। थाना प्रभावी के साथ थाने में सभी सरकारी धन एवं मूल्यवान संपत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होना। प्रत्येक सुबह भारसाधक अधिकारी को निष्पादन हेतु लंबित सभी आदेशों की सूचना देना। सिपाहियों के समक्ष पुलिस राजपत्र और आपराधिक संसूचना राजपत्र की अधिसूचनाओं तथा भारसाधक द्वारा चयनित अन्य कागजातों को जोर से पढ़ना, ये सभी इनके काम होते हैं। इसके बाद में यदि पुलिस अधीक्षक द्वारा मृत्यु समीक्षा करने के लिए विशेष रूप से सख्त किया गया हो तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन मृत्यु समीक्षा करना भी
हेड कांस्टेबल का काम हो जाता है। गांव चौकीदारों की उपस्थिति का अपना बोर्ड पर लिखना, ये सभी भी हेड कांस्टेबल का काम होता है। प्रधान कांस्टेबल चौकी का भार साधक भी होता है। चौकी का प्रधान कांस्टेबल अपने प्रभार के तहत सिपाहियों के व्यवस्थित आचरण तथा अनुशासन के लिए जिम्मेदार है। वह उनका प्रतिदिन प्रातःकाल तथा सूर्यास्त पर निरीक्षण करता है। यदि सिपाही अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो उनके कर्तव्य पालन के लिए कहेगा कि आप अपना कर्तव्य ठीक से पालन करें। इसके बाद में कांस्टेबल, जो यूपी पुलिस का एग्जाम जल्दी होने वाला है, जिसके लिए आप ये सब पढ़ रहे हैं, तो ये आप उनके कर्तव्यों को भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये आपका काम है कि ये आप इनके कर्तव्यों को और इनकी शक्तियों के बारे में अच्छे से पढ़ें। देखिए, जितने भी अभी तक जो अधिकारी हुए हैं वो एक तरीके से हेड बन सकते हैं किसी की सुरक्षा के लिए, लेकिन जो मेन सुरक्षा है वो कांस्टेबल ही प्रदान करता है। किन की सुरक्षा की बात की जा रही है? जज, मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री इत्यादियों की सुरक्षा के लिए भी किन्हें तैनात किया जाता है? कांस्टेबल को ही तैनात किया जाता है। और जो कांस्टेबल होता है, पुलिस थानों को हलकों में वर्गीकृत किया जाता है। किसमें? हलकों मतलब पुलिस पोस्ट, जो पुलिस पोस्ट होती है, छोटी छोटी चौकियां होती हैं, उसमें वर्गीकृत किया जाता है। और आवश्यकता अनुसार एक या अधिक आरक्षी प्रत्येक हलके में नियुक्त होते हैं। हर जगह आपको देखने को मिलेगा कांस्टेबल एक से अधिक, एक या एक से अधिक, जो भी जितनी भी आवश्यकता होगी वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सभी क्या है कांस्टेबल के बारे में। तो पुलिस प्रणाली की जो चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। अगले में जो हम परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके सभी एग्जाम के लिए है, चाहे आप यूपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हो, या एसआई, या एएसआई, या फिर कांस्टेबल, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में भी क्वेश्चन आए थे, तो रेडियो ऑपरेटर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम एमसीक्यूज को एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, थ्योरी वाला पोर्शन समाप्त कर लेते हैं। थ्योरी वाला पोर्शन समाप्त करने के बाद में हम डायरेक्ट सभी एक साथ एमसीक्यूज कर लेंगे। पहले कुछ कुछ एमसीक्यूज साथ में ही करते चलेंगे, मतलब कल हम कुछ एमसीक्यूज कर लेंगे, इसके बाद में थ्योरी करेंगे, और लास्ट में आपका करीबन 500 का टेस्ट रहेगा जो आपको लाइव देना पड़ेगा। हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट लाइव टेस्ट लेंगे और आपको उसकी आंसर सीट है, फोटो क्लिक कर कर आपको भेजनी पड़ेगी, तो उसको लाइव आपको देना पड़ेगा उस टेस्ट को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।